अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज, अरीशु पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की, हम पहुँचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक। समाज के मसाइल पर बात करेंगे, अदालतों की खबर भी आपको देंगे, जुर्म कहानी सुनाएंगे, शहर शहर गांव गांव का अहवाल भी आपको बताएंगे। खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, नाज़रीन ये सब आपको बताएंगे कहते हैं। और अब हम बात करेंगे अपनी आज के अहम खबरों के हवाले से, बड़ी खबरों की। तो पाकिस्तान छोड़ने के लिए गैर कानूनी मुकीम अफराद के पास एक दिन सिर्फ बाकी रह चुका है। 1 नवंबर से ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। और दूसरी जानिब एक बार फिर से अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की उम्मीदें लगा ली हैं। और बात करें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, तो आज नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया जाएगा। क्या शरह सूद 22% से कम होगी, मुआशी माहिरीन क्या कहते हैं, पाकिस्तान नामा में हम जानेंगे। तो अफगान शहरियों की बात करें तो उनकी वतन वापसी का सिलसिला जारी है। हुकूमत पाकिस्तान और अस्करी क़यादत का पाकिस्तान की सालमियत के पेश नज़र अटल फैसला, गैर कानूनी शहरियों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन में तौसी नहीं की जाएगी। ये सूरत हाल है कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को दी गई डेडलाइन में सिर्फ एक रोज बाकी रह चुका है। एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आप जानिए। कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को दी गई डेडलाइन में सिर्फ एक रोज बाकी है। 31 अक्टूबर के बाद पकड़ धकड़ का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। मनकूला और गैर मनकूला जायदादों को जब्त कर लिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस से मैपिंग और जियो फेंसिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है और उसके जरिए मशकूक अफराद की निशानदेही भी कर ली गई है। KPK की बात करें तो वहां पर गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के लिए 3 होल्डिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं। तुरखम और चमन बॉर्डर से रोजाना हजारों अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी का सिलसिला भी जारी है। अब ये कितने पनाह है जो कि वापस आ चुके हैं, कितने रह गए हैं और क्या कार्रवाई होगी, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ नुमाइंदगान मौजूद हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे इस्लामाबाद का, उसके बाद लाहौर का, फिर कराची का। इस्लामाबाद से होंगे उस्मान राना, शाहिद रिजवी और उबैद शाह। तो रुख करते हैं हम इस्लामाबाद का। उस्मान राना, बताइएगा कि इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है और क्या लाहेअमल अपनाया गया है। सिर्फ एक दिन बाकी रह चुका है, अफगान शहरियों के वापस आने का सिलसिला क्या जारी है और जो जाली शिनाख्ती कार्ड वाले अफराद थे उसके हवाले से क्या हिकमत अमली अपनाई गई है उनके लिए? जी बिल्कुल, अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद में भी इस हवाले से जो मैपिंग है, जियो फेंसिंग है, वो कर ली गई है और मखसूस जो कच्ची आबादियाँ जहाँ पर ये गैर मुल्की गैर कानूनी रहाइश पजीर थे उनको भी मसमार करने का जो सिलसिला है वो कल से शुरू हो जाएगा। जबकि जो लोग ये जिसमें POE कार्ड जो होता है वो कार्ड रखे हुए हैं उनको भी इंतबाह किया जा रहा है कि वो उस हवाले से रजिस्टर करवाएँ अपने आप को। और रजिस्टर करवाने के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो दूसरा मरला होगा, जिनके पास कार्ड होगा उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा पहले अफगानिस्तान के बाद दोबारा उनको पासपोर्ट के ज़रिए जो है, क्योंकि वो जो वज़ीर दाखिला से हमारी बात भी हुई तो उनका कहना था कि सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है जिस पे पूरी दुनिया में सफ़र किया जाता है, वो पासपोर्ट है। तो हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो सफ़र करे वो सिर्फ पासपोर्ट का इस्तेमाल करे, इसके अलावा किसी किस्म का जो कोई कार्ड है उसका इस्तेमाल ना किया जाए। तो इस हवाले से इस्लामाबाद में भी एक होल्डिंग सेंटर जो है वो कायम किया गया है, जो UNO की जो है उसके साथ मुश्तरका जो है ज़िला इंतज़ामिया उनकी जानिब से बनाया जा रहा है। ये I-11 की तरफ एक सेंटर है जिसको तामीर किया जा रहा है, जिसकी मैपिंग की जा रही है और वहाँ पर इन अफ़गान बशिंदों को, जिनको अगर जो गैर कानूनी रहाइश पजीर हैं उनको पकड़ा जाता है तो वहाँ पर उनको मुंतकिल किया जाएगा। उसके बाद उनकी इमिग्रेशन करने के बाद उनको उनके मुल्क भेज दिया जाएगा। इसी हवाले से मुल्क भेजा जाएगा, उसके हवाले से हुकूमत ने भी हिकमत अमली तैयार की है। इस्लामाबाद का ये मनासिब है जो कि आप जान चुके हैं। आगे लाहौर का रुख करते हैं जहाँ पर शाहिद रिजवी, लाहौर में क्या इकदाम किए गए हैं और जियो फेंसिंग और मैपिंग का जो अमल है वो भी मुकम्मल कर लिया गया है। अब 31 अक्टूबर के बाद क्या होगा ये बताइएगा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो है जो डेडलाइन दी गई थी तारकीन वतन के लिए, जिसमें अफ़गानी हैं और दीगर गैर मुल्की हैं, एक रोज़ बाकी है। कल के बाद जो है जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम होंगे उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। लाहौर पुलिस की अगर बात की जाए तो उनकी जानिब से ये तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। मेरे साथ SSP ऑपरेशन अली रज़ा मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि क्या तैयारियाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच जी। डेटा मुकम्मल हो चुका है, इनकी वर्किंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड सारी चीज़ें कंपाइल हो चुकी हैं और वो शेयर भी हो चुकी हैं और इनके लिए हमने होल्डिंग एरियाज़ बना लिए हैं और उन होल्डिंग एरियाज़ को प्रॉपर मैनेज किया जा रहा है। फूड के हवाले से, रिहाइश के हवाले से लेडीज़ और जेंट्स का अलग-अलग इंतज़ाम किया गया है। तो इंशाल्लाह वो जो डेडलाइन है उसके मुताबिक स्ट्रिक्टली उस पर अमल किया जाएगा। अच्छा सर, ये बताएं कि कितने कोई तादाद आप अब तक आई है जो लिस्टें बनाई गई हैं महकमा दाखिला या पुलिस की जानिब से?
थाउजेंड्स में है, क्योंकि लिस्टें इम्प्रूव हो रही हैं और वो थाउजेंड्स में ये लोग हैं जो यहाँ पे हैं। उनमें कुछ रजिस्टर्ड है जिनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन मौजूद है, तो अकॉर्डिंगली उसमें हम उनके साथ डील करेंगे जी। सर, जो लोग पाकिस्तान में आकर जो उन्होंने अपने पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बना दिए हैं अफ़गानियों ने, तो उनके बारे में भी क्या लाएहमल तैयार किया जाएगा? इसके ऊपर पूरी पॉलिसी है, ये पॉलिसी मैटर है और अकॉर्डिंग टू पॉलिसी हम अमल करेंगे जी। जी बिल्कुल। एसएसपी ऑपरेशन लाहौर अली रज़ा कहते हैं कि जो तारकीन वतन हैं उनको पाकिस्तान से भिजवाने के लिए तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। एरियाज़ भी डिफाइन कर लिए गए जहाँ उनकी खुराक रिहाइश का आर्जी तौर पर इंतजाम किया जाए। आपने सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट किया। हम रुक करते हैं कराची का, जहाँ पर उबैद शाह हमारे साथ मौजूद है। उबैद शाह, बताइएगा कि कराची में क्या सूरत हाल है? क्रैकडाउन करने के लिए इकदाम कर लिए गए हैं, और ये बताइएगा कि जो जाली शनाख्ती कार्ड वाले लोग थे उनके साथ क्या किया जाएगा और आगे का क्या लाहेअमल अपनाया गया है कराची में? जी बिल्कुल। पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्की अफ़गानियों की वापसी के हवाले से जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अल्टीमेटम दिया गया था उसमें सिर्फ एक रोज़ बाकी रह गया। इस हवाले से सिंध हुकूमत की जानिब से भी एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। अफ़गान महाजिर एक्शन कमेटी जो है उसके मुताबिक अब तक 52,000 अफ़गान बाशिंदे जो हैं वो नकल मकानी कर चुके हैं रज़ाकाराना तौर पर, जबकि सिंध पुलिस का जो डेटा है उसके मुताबिक 3,000 से ज़ायद गैर मुल्की अफ़गानियों को गिरफ़्तार किया जा चुका है, जिनमें से एक बड़ी तादाद इस वक्त मलीड जेल में मौजूद है। पुलिस हुकाम का ये भी कहना है कि जो गैर मुल्की अफ़गानी गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर रह रहे थे उनको फॉरेन एक्ट की दफ़ात के तहत जिनको मुकदमात का सामना है या जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मतलूब है उनको मुकदमात से जो कोर्ट के मामलात हैं उनसे निबटने के बाद ही रिपोर्ट किया जाएगा। अब तक 52,000 अफराद जो हैं वो नकल मकानी कर चुके हैं। पाकिस्तान अफ़गान जो महाजरीन एक्शन कमेटी है उसके मुताबिक 800 के करीब जो ख़ानदान हैं वो नकल मकानी कर चुके हैं और रोज़ की बुनियाद पर मुल्क भर से 3,000 से ज़ायद अफ़गानी जो हैं उनके नकल मकानी का सिलसिला जारी है। इस हवाले से कराची पुलिस ने भी एक्शन प्लान तैयार कर रखा है और वो शहर के वो इलाके जहाँ पर कच्ची आबादियों में अफ़गान बाशिंदों की मौजूदगी की इतलात हैं वहाँ पर मसाजिद के ज़रिए ऐलान करवाया जा रहा है और साथ ही साथ पाकिस्तानी शहरियों को इस बात की भी तलकीन की जा रही है और ऐलाना मसाजिद से ऐलानात किए जा रहे हैं कि किसी भी अफ़गान बाशिंदे को दुकान मकान फ्लैट्स जो है वो किराए पर नहीं दिया जाए। ऐसी सूरत में जो ये शख्स गैर मुल्की तौर कानूनी जो तारीकीन वतन इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं अगर वो उनको अपना मकान दुकान या घर किराए पर देगा तो उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से हुकूमत सिंध की जानिब से गुलशन मेमार में लेबर फ्लैट्स पर एक कैंप तैयार किया जा रहा है जहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गानियों को रखा जाएगा, लेकिन 1 नवंबर के बाद से जब एक्शन शुरू होगा तब उन अफ़गानियों को इन पॉइंट्स पर रखा जाएगा, जबकि दूसरा कैंप जैकबाबाद में बनाया जा रहा है और इनको चमन बॉर्डर के जरिए इनका इंखला किया जाएगा। जी ठीक है उबैद शाह, बहुत शुक्रिया, आपने सूरत हाल के हवाले से अपडेट किया। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर की सूरत हाल हमारे नाज़रीन जान चुके हैं। अभी हम रुक करेंगे पेशावर और कोयटा का, दीगर शहरों से भी जानते हैं क्या सूरत हाल है। पेशावर से लिहाज अली हमें अपडेट करेंगे और कोयटा से हमारे साथ होंगे अजीज मरी। तो रुक करते हैं लिहाज अली का। लिहाज, पेशावर में क्या इकदाम किए गए हैं, जबकि वज़ीर दाखिला की जानिब से साफ साफ कह दिया गया था कि इस एक दिन की भी क्या 1 मिनट की भी रियायत नहीं दी जाएगी, तो क्या इकदाम किए गए हैं? पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदे जिनके पास दस्तावेज़ात नहीं है उनके पास अब पाकिस्तान में क़याम के लिए एक ही दिन रह गया है। यहाँ पर ये बता दूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने जब ये तारीख़ दी थी कि अक्टूबर के महीने में वो निकल जाए और 31 अक्टूबर आखिरी तारीख़ होगी, तो हमसे वहाँ पर जब हमारी सरकारी हुकाम से बात हुई तो इस वक्त तक 72,000 गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदे जो पाकिस्तान में मुकीम थे वो सिर्फ इन 30 दिनों में गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर इसके लिए स्ट्रेटजी डेवलप किए, 3 होल्डिंग सेंटर बनाए हैं जिनमें से एक हरीपुर, दूसरा पेशावर और तीसरा कबायली ज़िला खैबर के लंडिकोतल में है। वहाँ पर सेशन है, वहाँ पर एक लोकल सिविल जज तैनाती होगी जो इनको बाकायदा तौर पर डिपोर्ट करने के अहकामात जारी करेगा। इसके अलावा महकमा बल्दियात, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, कानून नाफिज करने वाले जो दीगर इदारे हैं उनकी भी बाकायदा तौर पर खिदमात हासिल की गई हैं। गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम अफ़गान बाशिंदे हैं उनके अलावा यहाँ पर जो अफ़गान सिटीज़न कार्ड और इसके अलावा POR कार्ड वाले उन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने वाज़ेह किया उन्हें फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जाएगा। जो होल्डिंग सेंटर है वहाँ के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का इंतज़ाम भी किया गया है। वहाँ पर
इसके अलावा बाथरूम और इसकी भी सेटिंग की गई है कि अगर रात को वहाँ पर उनको गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो अफगान बाशिंदे उनकी डिपोटेशन में लगती है तो उनके लिए स्टे का बाकायदा तौर पर एहतमाम किया गया है। इसके अलावा उन अफगान बाशिंदों के लिए खाने पीने का भी एहतमाम किया जाएगा ताकि उन्हें इज़्ज़त के साथ मुंतकिल किया जा सके। जी करते हैं जहाँ पर अजीज मरी हमारे साथ मौजूद हैं। अजीज, कोयटा के हवाले से बताएगा क्या सूरत हाल है, क्या इकदाम किए गए हैं और वहाँ पर मैपिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है, तो अब जो 1 नवंबर है उसके बाद क्या इकदाम किए जाएंगे अगर यहाँ पर कोई गैर कानूनी बाशिंदा अफगानियों का रह जाता है तो उसके साथ क्या किया जाएगा? गैर मुल्की तारीख के वतन को निकालने के लिए जो है तमाम तर जो इंतजाम हैं वो जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि हुकूमती ज़राए का ये कहना है कि जो अफगान बहादरीन जो कोयटा में जो है यहाँ पे मुकीम थे 19,000 के करीब जो है वो रज़ाकाराना तौर पर जो है वापस जो है अफगानिस्तान जो है जा चुके हैं। इस वक्त भी जो है 2.5 लाख के से ज़ायद जो अफगान महाजरीन हैं इस वक्त भी जो है बलूचिस्तान में जो छुपे हुए हैं और उनके खिलाफ भी जो है हुकूमती कार्रवाइयाँ जो है जारी हैं, और जबकि हुकूमत का ये भी कहना है कि 70,000 के करीब जो है इनके जो शनाख्ती कार्ड थे वो मशकूक करार दिए गए हैं और उनकी भी चेकिंग एंड जो है बैलेंस जो है वो अब भी जो है जारी है, जबकि अभी जो है 1 दिन रह गया है इन गैर मुल्कियों को जो है निकालने के लिए। तो हुकूमत के जो तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हैं। उन्होंने जो है हुकूमत ने जो है हाजी कैब कोयटा में एक होल्डिंग सेंटर जो है बनाया हुआ है। 1 तारीख के बाद जो हिरासत में अफगान बाजरे लिए जाएंगे उन्हें जो है उन कैब में रखा जाएगा, उसके बाद उन्हें जो है अफगानिस्तान जो है भेजा जाएगा। क्योंकि हुकूमत का ज़राए का ये भी कहना है कि जो सिंध और पंजाब से जो अफगान बाजरीन जो वहाँ पे आ रहे हैं उन्हें भी जो है मुख्तलिफ बार्डरों के ज़रिए जो है अफगानिस्तान जो है पहुँचाया जाएगा। जबकि हुकूमत ने ये भी कहा है कि चमन और पशीन में भी जो है होल्डिंग सेंटर जो है कायम किए जाएंगे। इस वक्त भी जो है 3 जो है मज़ीद क्रॉसिंग सेंटर हैं, एक जो है किला सैफला। ठीक है अजीज, बहुत शुक्रिया, आप हमें कोयटा से अपडेट करे थे, इसके पेशावर से लिहाज अली हमें अपडेट करे थे, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची की सूरत हाल भी हम जान चुके हैं। यहाँ पर आपको बताते चले कि जो अफगान शहरी हैं उनके जाने में सिर्फ 1 दिन पीछे बाकी रह चुका है और 1 नवंबर से कार्रवाई का आगाज भी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस का दौरा करने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पर उनके साथ जो बाकी रहनुमा हैं कुछ वो भी मौजूद हैं और जो यूनिवर्सिटी की क़यादत है और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ यूनिवर्सिटी का दौरा करने के लिए पहुँचे हैं, वहाँ पर अभी आए हैं। इससे पहले अगर बताते चलें कि निगरान वज़ीर आला ने उनका इस्तकबाल किया था, इसी मौके पर साथ ही मौजूद है निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी भी और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इस वक्त मौजूद है, वहाँ पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और अभी यहाँ पर पहुँचे आमद हुई है इनकी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये यूनिवर्सिटी है लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट में पहुंचे हैं यूएमटी में, जहां पर निगरान वज़ीर आला भी मौजूद हैं और उन्होंने इस्तकबाल किया निगरान वज़ीर आज़म का। यहाँ पर ये मनासिर हैं जो कि देखे जा सकते हैं कि अनवारुल हक काकड़ लाहौर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर मुलाकात की जा रही है। यूएमटी में पहुंचे हैं निगरान वज़ीर आज़म, उनके साथ वज़ीर आला पंजाब भी मौजूद हैं, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, और यूनिवर्सिटी का दौरा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और ये मनाजिर है जहाँ पर देखा जा सकता है कि लोगों की जो बाकी तादाद है वो भी यहाँ पर मौजूद है और ये दूसरी जानिब के मनाजिर हैं। आप देख सकते हैं कि पहले उनका इस्तकबाल किया गया वहाँ पर और उसके बाद अब लोगों की यहाँ पर तादाद मौजूद है। अब जो मैनेजमेंट है वहाँ पर मौजूद है और जो इनकी तादाद है यहाँ पर लोगों की काफ़ी कसीर तादाद मौजूद है जो कि यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसर्स हैं और बाकी जो स्टाफ है वो भी निगरान वज़ीर आज़म के साथ ही मौजूद है। और अगर इससे पहले की बात करें तो इससे पहले जब इस्तकबाल किया गया ये मनाजिर हैं जहाँ पर निगरान वज़ीर आला पंजाब भी मौजूद थे और उनके साथ जो बाकी क़यादत है वो भी मौजूद है। देखा जा सकता है मनासिर बिल्कुल वाज़े तौर पर आप देख सकते हैं और इसके बाद यूएमटी में पहुंच चुकी है, यहाँ पर लोगों की तादाद भी उनके साथ मौजूद है। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं।
वेलकम बैक। कायद नून लीग ने पार्टी का आला सतह का इजलास तलब कर लिया है। जराये के मुताबिक इजलास कल जाती उम्रा में होगा और नवाज शरीफ 4 साल बाद पार्टी के आला सतह इजलास की सदारत भी करेंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ, जिसमें मरीम नवाज, हमजा शहबाज समेत आला लीग की क़यादत भी शरीक होगी और इसकी मजीद तफसीलात और अंदर की स्टोरी क्या है वो हम जानते हैं वकास खौरी से। वकास खौरी, बताइएगा, आला सतह का इजलास मुनक्किद होगा, जाती उम्रा में होगा, क्या तफसीलात है इसके हवाले से, कौन कौन शरीक होगा और कौन से टॉपिक्स पर बात होगी? जी, कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ जो है वो मरी से आज जाती उम्रा पहुंच रहे हैं, जबकि कल उन्होंने आला सतह का इजलास तलब किया है, जिसमें पार्टी राय के मुताबिक शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज समेत दीगर रहनुमा शरीक होंगे। इजलास का जो एजेंडा है, अगर उसकी बात की जाए तो मुल्क की सियासी सूरत हाल और आइंदा आम इंतखाबात पर गौर होगा, जबकि पार्टी की इंतखाबी मुहिम के आगाज और इंतखाबी मंशूर पर भी तफसीली मुशावरत की जाएगी। इसके अलावा इजलास में मियां नवाज शरीफ के मुल्क भर के दौरों का इब्तदाई शेड्यूल जो है वो तैयार किया गया है, उस पर भी बातचीत की जाएगी, जबकि तमाम सूबाई उम्मीदवार अपने अपने सूबों से मुमकिन इंतखाबी उम्मीदवारों के नाम भी पेश करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास खौरी, आपने तफसीलन हमें अपडेट किया। पंजाब असेंबली का रुख करते हैं, वहां पर भर्तियों का केस है। लाहौर की जिला कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। तो आपको अहम खबर से हम अपडेट करें यहाँ पर कि पंजाब असेंबली में भर्तियों के केस के हवाले से लाहौर की जिला कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुना दिया और फैसले में सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मार्केट में दस्तयाबी जो है वो मार्केट के अंदर जो प्रेशर है उसको कंट्रोल करेगी। ताहम ये जो फलस्तीन के अंदर जंग है उसका भी मामला सामने रखा गया है कि उसकी वजह से जो पेट्रोलियम मसनूआत है, जो फ्यूल की कीमतें हैं, उसमें भी उतार चढ़ाव हो सकता है। जो खास तौर पे जो महंगाई की सूरत हाल है उसमें हालिया दिनों में पेट्रोल की कीमतें कम होना, जो फसलें बेहतर होना, उससे कुछ रिलीफ तो मिल सकता है, लेकिन ये दोनों जो है वो खतरात की वजह से स्टेट बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को 22% पर बरकरार रखा है। जो ताजिर कम्युनिटी थी इन्फ्लेशन में कमी के बाद ये उम्मीद कर रही थी कि जो शरह सूद है उसमें कम से कम जो है वो 1% जो है या 100 बेसिस पॉइंट की कमी वो तवक्को कर रही थी। ताहम अब इसमें जो है वो स्टेट बैंक ने इसको इसलिए सख्त रखा है इस मामले को कि जो फलस्तीन वाला मामला है, फलस्तीन जंग की वजह से, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की वजह से, इसकी गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से जो शरह सूद है उसको 22% बरकरार रखा गया है। जी अच्छा, इसमें तो बरकरार रखा गया है, तो इसको तब्दील करने के हवाले से कितना वक्त दरकार होगा? क्या इसको तब्दील किया जाएगा कुछ टाइम के बाद? अगर किया जाएगा तो कितना वक्त दरकार होता है? देखिए, स्टेट बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी हर 1.5 महीने बाद पेश करती है, तो अगले उन्होंने इसको इसीलिए 22% पर रखा है, तो अगले 1.5 महीने तक तो ये शरह सूद 22% पर बरकरार रहेगी। काम इसके अंदर जो अब जो गैस की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसको जब वो इंडस्ट्री को पास ऑन होगी तो उसकी वजह से उनका कहना ये कि ये शॉक्स हैं जो इंडस्ट्री को एब्जॉर्ब करने पड़ेंगे। और अगर खुदा ना खास्ता इसमें यह भी कहा गया है कि अगर मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में फ्यूल की कीमतों में ऊपर नीचे सूरत हाल आती है तो उसकी वजह से भी एक प्रेशर देखा जा सकता है। लेकिन जो सबसे अहम बात जो ये मॉनेटरी पॉलिसी कहती है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसने अच्छा परफॉर्म किया है और कुछ अहम फसलों की वजह से इसको कहीं हद तक एब्जॉर्ब किया जा सकेगा। जी ठीक है, कुछ आम फैसलों की वजह से इस मरतबा शरह सूद को बरकरार रखने का फैसला किया गया है। काशिम मुनीर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन हमें इस हवाले से अपडेट किया। तो नाज़रीन, आलमी मार्केट में तेल $5 सस्ता हो चुका है। पाकिस्तान की आवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की उम्मीदें लगा ली हैं। आवाम कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत अभी और नीचे आएंगी। हुकूमत को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए और महंगाई की जो मूसर लहर है उसमें भी कुछ कमी आ सके। इस हवाले से आवाम मजीद क्या कहते हैं वो आप भी जानिए। आलमी मंडी में कम हो गई तो इधर क्यों नहीं कम हो रही? ये तो आसमान पे पहुंची है तेल की कीमत। सोचना चाहिए हुकूमत को, पेट्रोल का रेट कम होना चाहिए बिल्कुल, जिससे ना महंगाई भी कंट्रोल होगी और जो ये रोजगार की जिंदगी जो है रोजमर्रा की जिंदगी वो भी आसान हो जाएगी। पाकिस्तानी अवाम को इसका रिलीफ मिलना चाहिए, इसका रेट कम करना चाहिए, हुकूमत को कम से कम 200 रुपये रेट होना चाहिए। आटा सस्ता मिले, डालडा सस्ता मिले, दालें सस्ती मिले, खाने पीने की एशिया सस्ती हो जाए। असूलन तो पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी आनी चाहिए। जब पेट्रोल सस्ता होगा तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ सस्ती होगी। डॉलर के पैसे कम हो रहे हैं, तेल के पैसे कम हो रहे हैं, तो हम अपनी गवर्नमेंट से उम्मीद रखते हैं कि वो इस तरफ तवज्जो देगी और आवाम को रिलीफ देगी। आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें
$5 फी बैरल, अब बैरल तो हमें समझ नहीं आता कि वो कितनी तादाद में होता है, लेकिन इसका खातिर खा फ़ायदा आवाम को पहुंचना चाहिए। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत कम हुई है, उस लिहाज से अब कम करें, आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दें। 40 रुपये पीछे कम हुआ है तो आगे भी कम होना चाहिए। समझो बाहर कारोबार है ही नहीं, तो पेट्रोल थल्ले आएगा, कारोबार भी होने शुरू, तो महंगाई भी घट होएगी। $5 फिर कम हुआ है आलमी मंडी में, तो हमारा पेट्रोल कम होना चाहिए। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे हम खेल के मैदान से। तो पाकिस्तान नामा में खबर शामिल करते हैं खेल के मैदान से। तो चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक हाजिर हों। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक को इन्वेस्टिगेशन के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम बुला लिया गया है। कौमी टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद है। इंजमामुल हक को चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने तलब किया है। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक से ज़का अशरफ खिलाड़ियों के एजेंट्स की इजारादारी के बारे में भी पूछगिछ करेंगे। इंजमामुल हक पर बरतानिया में प्लेयर्स एजेंट तलहा रहमानी के साथ पार्टनरशिप का इल्जाम आयद किया है। इस बारे में मजीद तफसीलात क्या है वो हम जान लेते हैं चिराग बलोच से। चिराग बलोच, इंजमामुल हक को बुलाया क्या है, क्या मामला है, जरा बताइएगा अंदरूनी कहानी। जी, चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक को इन्वेस्टिगेशन के लिए गजाफी स्टेडियम PCB हेडक्वार्टर बुलाया गया है और चीफ सेलेक्टर जो इंजमामुल हक है उनकी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ के साथ जो है वो मुलाकात जारी है। दोनों की मुलाकात जारी है और वहाँ पे जो है इंतजाम से जो है वो पूछगिछ की जा रही है कि उनके ऊपर इल्जाम आयद किया गया था कि वो प्लेयर एजेंट जो है तलहा रहमानी, उनके साथ जो है उनकी पार्टनरशिप का इल्जाम उनके ऊपर आयद है, क्योंकि पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं उनमें बाबर आजम समेत जो बड़े जो दीगर खिलाड़ी हैं उनका। अच्छा चिराग बलोच, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन हमें अपडेट किया। निगरान वज़ीर आज़म इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Why I'm in the mid-50s, so don't get wrong impressions, you know. When I was your age, it was probably late 80s, early 90s probably, yes. And it is a reminiscent of my days in colleges, in schools. It is one of the most memorable time and phase of your life. It will never return. There is no rehearsal in life. It's not Shakespearean drama. You just pass through that. So when you're passing through that, you would be required to exercise different kind of choices. You will be committing and making wrong choices. Don't be afraid of that. Be candid, be bold, take and make and apply your mind for a good choice. You may end up making a bad choice, but that is part of your learning process. That's how we learn. If we do not commit mistakes, what we're going to do and how we're going to learn. One of my favorite movies is, I'm forgetting the name of the movie, but I remember the character Al Pacino, where he goes to the New York, and in the last scene, he plans to commit suicide, and there is a college boy which he takes along, scent of a woman. Here we go. He has a good memory. and during that scent of a woman, the last scene in which he talks about that free spirit, that is where actually human soul and centrality lies. Any religion, any secular philosophy, any social outlook is for and should be for the exploration of that human inner. That inner is an expression sometime into poetry, sometime into science, sometime into philosophy, sometime, if I may be allowed, it is, which is the continuation of all the Abrahamic faith. This human expression is collectively owned by all of us. Though we do categorize it in terms of nouns and identity and start owning it like a geographical plot. And that's the way we are.
We humans probably are being programmed that way. We have that sense of ownership. I am Pashtun, Kakar, Awab, Sardar, Pakistani, so on and so forth. Revolving around this identity question, we do translate so many things. But here, what is this place? I was so impressed when I just had a brief interaction with the faculty and the rest of your management. For the first time, I realized that there is a place in Pakistan which is actually contributing towards creating knowledge. And this is the desired goal. This is the stated goal. I will just cut down and would try to allot more time for the interaction because I believe that you all would be just carrying some fiery and challenging questions and would be just waiting that let him finish and then he'll know what he has to go through. So let's come to that stage. We'll just conclude on one of that Quranic story. I'm sure many of you, if not all of you, have gone through that initial chapters of the Quran in which Surah Baqarah there is a narration of a story about the creation of Adam. And the point of contention comes from the angels, and the angels do not complain actually, but in a way they are mesmerized or they are surprised. Why are you creating something which is going to shed blood? That sort of impression do you get from those ayats. And the reply of God is so interesting, so deep, which has plethora of nuances in that for anyone who has sign of intellect. And he tells them that you do not know what I know, and asks Adam, can you narrate their names? And according to the story goes on, and then he starts telling the names of the things. So like he's putting nouns, he's thinking, he's conceptualizing, and in that conceptualization he is giving birth to knowledge. And this is what he is referring to, that you do. यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का ऐलान सामने आ चुका है। मॉनेटरी पॉलिसी आइंदा 2 माह के लिए जारी कर दी गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक सितंबर 2023 में महंगाई बढ़ी, जबकि अक्टूबर में कमी हुई है। ये सूरत हाल है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है शरह सूद की वो 22% पर बरकरार रखने का ऐलान किया गया है। बात करते हैं काशिफ मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। काशिफ मुनीर, बताइएगा कि इस मरतबा बिल्कुल सेम रखी गई है, चेंज नहीं की गई मॉनेटरी पॉलिसी की जानिब से शरह सूद की, तो तवक्को की जा रही थी कि इसको कम कर दिया जाएगा, ना कम करने की वजह क्या है? देखें जी, जो आप बात कर रही हैं कि तवक्को की जा रही थी कम करने की, ये सभी तवक्को कर रहे थे, क्योंकि जो महंगाई है उसमें जो इन्फ्लेशन में जो आप कह सकते हैं कमी जो है वो नज़र आई है। लेकिन जो स्टेट बैंक ने अपना पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है, इस मॉनेटरी पॉलिसी बोर्ड ने, उन्होंने कहा है अपने मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में कि हमने जो है ये सख्त फैसला इसलिए किया है कि जो सितंबर में महंगाई है वो तवक्को के मुताबिक है, और अक्टूबर के अंदर जो है वो महंगाई में कमी की तवक्को तो कर रहे हैं, साथ में उन्होंने कुछ खतरात का भी जिक्र किया है। पहले हम खतरात के जिक्र की बात कर लेते हैं। जो खतरात हैं उसके अंदर जो मशरक़ वस्ता की सूरत हाल है, उसके अंदर जो फ्यूल प्राइसेस हैं उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव है, तो उसकी वजह से एक खतरा तो ये सामने नज़र आ रहा है। साथ दूसरा जो गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है उसका जो अब इम्पैक्ट पड़ेगा वो नवंबर दिसंबर के अंदर आएगा, वो दूसरा खतरा है। तो जो फ्यूल का खतरा, यानी जो जिसकी वजह से हमारी सारी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, ओवरऑल हमारी पूरी साइकिल चलता है मईशत का, वो खतरे का जिक्र बता दिया। साथ ही स्टेट बैंक में जो मॉनेटरी पॉलिसी बोर्ड ने अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा है कि जो
अहम फसलें हैं खरीफ की, उसके अंदर जो उसके नताइज हैं वो अच्छे आने की वजह से जो ये शॉक्स हैं ये यहाँ पर जो है उनको कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया जा सकता है। लेकिन हमें ज्वाइन किए माहिर मईशत खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद है। खाकान साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला। खाकान साहब बताइएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी गई है, अब जो शरह सूद है उसको बरकरार रखा गया है। एक तो तवक्को की जा रही थी कि कम की जाएगी, दूसरा महंगाई के हवाले से कहा जा रहा था कि कम हो जाएगी। अक्टूबर और अगस्त जो है उसके अंदर जो बैरूनी फाइनेंसिंग है वो भी कम हुई है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? इस वक्त पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी का जायजा लें तो आपको ये दिखाई देगा कि एनर्जी प्राइसेस का जो पास थ्रू है वो तकरीबन गैस को छोड़ के बाकी हो गया है, बल्कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं उसमें तो कुछ कमी भी हुई है, जैसे ही हमारा रुपया थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की वजह से मुस्तहकम हुआ। पाकिस्तान की इकोनॉमी में अगर इस वक्त जो शरह सूद है या जो पॉलिसी रेट है वो इस वक्त एक ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी रखना जो कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी हो, आई थिंक दैट्स द राइट वे टू गो। हम चाहते हैं कि ये जो इन्फ्लेशन है ये सितंबर में आपने देखा कि तकरीबन 31.4% पे थी, हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप देखें तो अभी भी जो कोर इन्फ्लेशन है वो भी स्टिकी है, यानी कि वो भी मॉडरेट नहीं हुई इतनी। इन चीज़ों को देखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट ही रखना चाहिए और ये कंसिडर करते हुए कि IMF ने कमीशन आना है और उनके साथ अब निगोशिएशन होनी है और पाकिस्तान ने अपना जो फर्स्ट रिव्यू है वो कराना है। सो पाकिस्तान की जो इस वक्त की इन्फ्लेशनरी बाउट है ये प्रॉबेबली एट इट्स वर्स्ट है। आई थिंक ये 2-3 माह में प्राइसेस का पास थ्रू और एक हायर बेस इफेक्ट और थोड़ी सी फूड कमोडिटीज की इम्प्रूवमेंट और एक मालियाती खसारा अगर हम संभाल पाए तो हम ये देखेंगे कि जो इन्फ्लेशन है वो शायद टेम कर जाएगी और बाय जून लेट्स होप कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें थोड़ी सी ईजिंग या 2 से 4% की कमी भी आपको दिखाई देगी। ये इस वक्त ओवरऑल तनाजुल है। कुछ ग्रीन शूट्स अर्ली अच्छे हैं इकोनॉमी में, ये भी याद रखिए। खरीफ क्रॉप्स जो हैं वो अच्छी आ रही हैं, कुछ अर्ली साइंस हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पिकअप की है। मैं समझता हूं कि उन लोगों के लिए जो बोरो करके इस वक्त इन्वेस्ट करना चाहते हैं ये रेट हाई है, पर असल आइडिया ही ये है कि इकोनॉमी की जो डिमांड है उसको थोड़ा सा तोड़ा जाए या कॉन्ट्रैक्ट किया जाए ताकि जो इतना हाई इन्फ्लेशन का बाउट है इसको किसी तरह वापस एक ऐसी रेंज में लाया जाए जो होपफुली एक सिंगल डिजिट हो। बिकॉज याद रखिए कि जो इन्फ्लेशन है वो सबसे बड़ा टैक्स है फिक्स्ड इनकम अर्नर पर, गरीब आदमी पर, और उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया खाकान नजीब माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद थे और हमें तमाम सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे। काशिफ मुनीर भी हमें कराची से सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। engage in. Should this not also be a restricted part of discourse, considering that yes, we are an Islamic nation, but there are a lot of other religions in the country, and also religion is considered to be a very sensitive topic. It should not be weaponized and politicized as it is now. I mean, this one generally deserves a clap. Look, religious, as I was initially referring to my point about the identity. Part of our identity crisis is that we think that we have monopolized the question of identity and it has to take inspiration from the faith of Islam. What sort of Muslim are you? Are you a Ahle Hadith Muslim or a Brelvi Muslim or a Ahle Tashi Muslim or Deobandi Muslim, so on and so forth. All these sub-identities of those sub-sectors of identity creates further confusion. So what is the position of Hindus among us, or Christians among us, or Ahmadis among us, which we by law have divorced them from the main faith? And then how do you bring that inclusiveness into this question of identity, and how do you project if there is a nation building which he was referring to, and how could you articulate
that new branding of Pakistan? Or is it even needed? Is it even required? Or does the rest of the nations have taken that course? Answer to all of these questions is yes. We need to do that. How do we do it? I think so we have to do it in a very wise manner. I am a follower and a fan of Iqbal. And I am very much fortunate that I had access to read him in Persian. In one of his couplets, he says, Guft hikmat ra khuda khaire kasir, that God has declared wisdom as a abundant good. If he gives wisdom to someone, he has bestowed him with abundance good. So whatever we do, we need to do it wisely. When I say we need to do it wisely, I mean the most sacrosanct thing in any society is social order. Look at the early 13 years of the Prophet. He faced all kind of persecutions, but he did not challenge the social order. I mean, he was excluded from the society, he was physically attacked, he was challenged on the ideas which he believed were truthful, and the people who were representing, according to him, the falsehood ideas were more dominant. They were part of the group of the oppressors, tyranny, but he did not challenge the social order. So there is a sanctity and sacrosanct status of social order. Whenever you want to transform such, से गुफ्तगू जारी है, एक ब्रेक शामिल करते हैं। in a manner, नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद शहर शहर गांव-गांव का अहवाल भी जानेंगे। पाक अफगान बॉर्डर व इमिग्रेशन पॉलिसी में तब्दीली, सरकार दस्तावेज की हुकूमती शराइत पर मकामी ताजिर तंजीमों का एहतजाज जारी है। ऑल पार्टीज, अंजुमन ताजिरान और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का धरना 10वें रोज भी जारी है। शुरका ने यह मुतालबा किया है कि हुकूमत नई शराइत के फैसले पर नज़रसानी करे और बॉर्डर पर पुरानी तर्ज पर आने जाने की इजाज़त भी दी जाए। चमन से अब्दुल बासित अचकसई हमें अपडेट करेंगे। जी अब्दुल बासित, बताइएगा क्या मुतालबात है इनके और एहतजाज कब तक जारी रहेगा? हुकूमत की जानिब से चमन पाक अफगान सरहद पर नई शराइत लागू करने के ख़िलाफ़ आल पार्टीज़, अंजुमन ताजरान और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से बॉर्डर की जो मरकज़ी शाहरा है उस पर धरना दे रखा है। धरने का आज 10वें रोज़ में दाखिल हो चुका है, जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की है। इनका मुतालबा है कि पाक अफगान सरहद पर जो हुकूमत की जानिब से जो नई शराइत लागू कर रहे हैं और पर नज़रसानी करे। उनका ये भी कहना है कि चमन पाक अफगान सरहद पर रोज़ाना 20 से 25 हज़ार लोग स्पिन बोल तक जाते हैं और वापस शाम को चमन आते हैं। इनके लिए पासपोर्ट लागू करना नामुमकिन है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बॉर्डर की जो नई शराइत है उसकी हुकूमत की जो फैसला है उस पर नज़रसानी करे। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर इत्तलात जाना चकज़ई का कहना है कि हुकूमत का ये पासपोर्ट और वीज़ा लागू करने का फैसला जो है वो अटल है, इसमें कोई रद्द बदल नहीं होगी। उन्होंने धरना मुंतज़िमी से जो है वो अपील की है कि वो हुकूमत के साथ अपने मुतालबात पेश करे और मुज़ाकरात करे और धरना ख़त्म करे। ठीक है अब्दुल बासित, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बलोचिस्तान का रुख करें तो बलोचिस्तान समेत नसीराबाद में जहां सैलाब और बारिशों ने हर तरफ तबाही मचा दी है, तो एक साल से ज्यादा का अरसा गुजरने के बाद भी हुकूमती सरगर्मियां कहीं नजर नहीं आती। मुतासरीन बेयार और मददगार खुले आसमान तले बैठे हैं। नसीराबाद से हमारे नुमाइंदे लियाकत अली हमें आगाह करेंगे। लियाकत अली, इतनी दुनिया से इमदाद आई लेकिन कहीं पर भी वो लगा हुआ नहीं लगता, अभी तक हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर है वहाँ के लोग, क्या तफसीलात है? नसीराबाद में सैलाब को गुजरे 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन मुतासर इलाकों में बहाली के इक़दाम कहीं नज़र नहीं आते। सैलाब मुतासरीन ताल अब तक बेयार और मददगार नज़र आते हैं। बदलते मौसम के साथ बेघर मुतासरीन ताल शटर से महरूम है। मेरे साथ यहाँ पर मुतासरीन मौजूद, उनसे बात करते हैं मज़ीद इन हादसे का क्या कहना है। जी बिल्कुल, 1 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है यहाँ पे सैलाब और बारिशों को
बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि यहाँ पे जो हमारे ज़िले में डिस्ट्रिक्ट नसीराबाद में किसी भी लिहाज से यहाँ पे जो मुनासिब तरीके से काम करना चाहिए था सैलाब मुतासरीन की बहाली पर, वो हमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। 1 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, फिर सर्दियाँ आ रही हैं, उसके बावजूद भी यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पे खुले आसमान के तले अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जिस तरह आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि मुतासर इलाकों में बहाली के इक़दाम किए जाए ताकि मुतासरीन सुकून ज़िंदगी गुजार सके, ताकि उनकी मुश्किलात में कमी वाक़ हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। 15 लाख से ज़ायद आबादी वाले ज़िला खुशाब के शहर का बाईपास न होने से हादसात मामूल बन चुके हैं। अब तक कितनी कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं, ये अहवाल हम जानते हैं चौधरी सरफराज महकन से, जो कि इस वक्त लाहौर सरगोदा रोड पर मौजूद हैं। सरफराज, शहरियों का क्या मुतालबा है, ये बताइएगा। कीमतें बदली लेकिन खुशाब का बाईपास ना बन सका। 6 अजला से आने वाली हैवी ट्रैफिक ने खुशाब के मौत का मैदान बना रखा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशाब में, जहाँ बाईपास ना होने की वजह से हैवी ट्रैफिक शहर के अंदर से गुजरती है, जिस वजह से मुतअद्दिद जानें ज़ाया हो चुकी हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। हुकूमत से हमारा ये मुतालबा है कि खुशाब का मजीद फिलफौर बाईपास बनाया जाए। वो इसलिए कि खुशाब में मोटरसाइकिल सवार जो हैं उनको जानी नुकसान का बायस हो रहा है। जो हुकूमतें, जितनी भी हुकूमतें हैं, हर एक हुकूमत ने ये मुतालबा किया कि इंशाल्लाह हम बाईपास बनाएंगे, लेकिन बाईपास किसी ने नहीं बनाया। अब इस हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि फिलफौर हमारे खुशाब में बाईपास बनाया जाए। जी, जैसा कि आपने सुना कि शहरी का कहना है कि साबका हुकूमतें भी आई और खुशाब के बाईपास बनाने के बड़े बड़े दावे किए गए, जो कि सिर्फ नारे और कागजी कार्रवाई तक महदूद रही। शहरियों ने मुतालबा किया है कि खुशाब शहर के फिलफौर बाईपास बनाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। झंग में आंखों के चेकअप और ऑपरेशन के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगा लिया गया है। आंखों के मुआयने के लिए मर्द, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद पहुंच चुकी है। मुल्क के नामवर आई स्पेशलिस्ट चेकअप करने के लिए फ्री अद्वियात भी फराहम कर रहे हैं। शहरी भी इस फ्री मेडिकल आई कैंप से मुस्तफीद हो रहे हैं। हमारे नुमाइंदे सफ्तर वसीम इस वक्त मेडिकल कैंप में ही मौजूद है, उन तफसीलात हम जानते हैं। सफ्तर वसीम, बताइएगा, यहाँ पर शहरियों को मुफ्त मेडिकल कैंप की सहूलत मौजूद है, क्या कहते हैं शहरी? हाँ जी, बिल्कुल। महंगाई, बेरोज़गारी की वजह से जहाँ पर आवाम को कई मुश्किलात का सामना है, वहीं पर कुछ ऐसे मुखिया हजरात भी मौजूद हैं जो कि गरीब मुतवस्सित तबका के लिए जो है फ्री मेडिकल का जो है उनकी जानिब से मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये झंग का इलाका मंडी शाहजूना मोहल्ला गाजी आबाद है, और यहाँ पर भी जो है फ्री मेडिकल आई कैंप लगाया गया है, जिसमें बुजुर्ग, मर्द, खवातीन और बच्चों का जो आँखों का जो है वो मुआयना किया जा रहा है। उसके बाद उन्हें जो है फ्री जो है वो उनके चश्मे लगाए जा रहे हैं। उनकी जो चेकअप करने के बाद उनको अद्वियात फराहम की जा रही हैं। हमारे साथ जिन्होंने इस मेडिकल कैंप का इनेकाद करवाया है वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, इसमें क्या क्या सहूलियात प्रोवाइड की हैं, ये कहाँ से लगाया गया है? मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चश्म बक्स यूके ट्रेडिंग कंपनी का, जिन्होंने मुझे एनेबल किया है यहाँ पर आकर ये कैंप लगाने के लिए। 2 दिन का कैंप है। यहाँ पर अद्वियात 1 महीने के लिए, फ्री चेकअप, फ्री चश्मे, फ्री लेंसेज और इस तरह की चीज़ें दी जाती है। ऑपरेशन फ्री किया जाता है और दिन के टाइम खाना भी दिया जाता है। ये 2 दिन में खाना दिया जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पर आए हुए अफराद का जो है तिब्बी मुआयना आंखों का किया जा रहा है, उसके बाद उन्हें जो है फ्री जो है अद्वियात वो भी फराहम की जाए। ये मेडिकल कैंप जो है ये 2 दिन तक जो है जारी रहेगा, जिसमें ऑपरेशन की सहूलत जो है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। ठीक है सत्तर वसीम, बहुत शुक्रिया। अपने नाजरीन को हम अपडेट करेंगे, कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक मुस्ताफी हो चुके हैं। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने इस्तीफा दे दिया है। तो हम खबर है बताते चले कि जो चीफ सेलेक्टर है कौमी क्रिकेट टीम के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इससे कुछ देर कबल वो कजाफी स्टेडियम में मौजूद थे, वहां पर पहुंचे जहां पर ज़का अशरफ की जानिब से उनको बुलाया गया था और कुछ पूछगछ होनी थी, मामला था। तो कौमी क्रिकेट टीम के जो चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक को वहां पर तलब किया गया था। अब ये खबर सामने आई है कि वो मुस्ताफी हो चुके हैं, इस्तीफा दे दिया गया है इंजमामुल हक की जानिब से। तो कौमी क्रिकेट टीम के जो चीफ सेलेक्टर हैं वो मुस्ताफी हो चुके हैं। बड़ी खबर सामने आई है। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ की जानिब से उनको कजाफी स्टेडियम में तलब किया गया था और वहां पर वो उनसे मुलाकात का इंतजार कर रहे थे। तो उसके बाद अब ये खबर सामने आई है कि इंजमामुल हक ने इस्तीफा दे दिया है। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने ज़का अशरफ से मुलाकात के बाद इस्तीफा दे दिया है। अंदरूनी कहानी है क्या, इसके हवाले से भी कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा, लेकिन कौमी क्रिकेट टीम के जो चीफ सेलेक्टर हैं इंजमामुल हक,
उनकी जानिब से इस्तीफा दे दिया गया है। ज़का अशरफ से मुलाकात की गई और उसके बाद इस्तीफा दे दिया गया है इंज़मामुल हक की जानिब से। कौमी क्रिकेट टीम के ये चीफ सेलेक्टर हैं इंज़मामुल हक, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो आपको बताते चलें कि अब से कुछ देर पहले इनको तलब किया गया था कज़ाफी स्टेडियम में चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ की जानिब से, जहां पर ये मुलाकात करने के लिए इंज़मामुल हक गए और खबर सामने आई है कि इंज़मामुल हक ने इस्तीफा दे दिया है। हम बात करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हैं जाहिद कुफार, मामला क्या था? मुलाकात हुई, ऐसी क्या गर्मा गर्मी हुई, ऐसा क्या मामला पेश आया कि इस्तीफा देना पड़ गया? ये चीजें जब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में खराब हुई तो उसी वक्त ये चीजें ओपन हो गई थी कि बिल्कुल सही नहीं हुई है और जो है इंज़मामुल हक जो चीफ सेलेक्टर उन्होंने अपना किरदार सही तरीके से नहीं निभाया है और चेयरमैन और जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, उन सब का ये कहना था कि जो सिलेक्शन हुई है वो बिल्कुल मेरिट के ऊपर नहीं हुई है। आज तो मुलाकात हुई है, मुलाकात के अंदर भी चेयरमैन ने जो है उनसे यही कहा कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि मुसलसल शिकस्त क्यों हो रही हैं, और अगर इसकी तैयारी जब एशिया कप में बुरी परफॉर्मेंस थी तो आपने जो प्लेयर्स हैं उनको चेंज करना चाहिए था, तब्दील करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसका खमियाजा पूरे टीम को भुगतना पड़ रहा है और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। कुछ इस किस्म की बातें भी हुई हैं और उनसे जवाब तलबी गई, ठीक की गई, जिसके बाद उन्होंने जो है अपना ओहदा छोड़ने का फैसला किया और उनका जो रेसिग्नेशन है वो अब एक्सेप्ट भी हो चुका है। इंज़मामुल हक की जानिब से ये भी कहा गया है कि लोग बगैर तहकीक किए बातें कर रहे हैं, तो मुझ पर सवाल उठे तो मैंने इस्तीफा देना ही बेहतर समझा। जी जाहिद कुफार, आप सुन पा रहे हैं? आ रही है क्या कह बताइएगा कि क्या इंज़मामुल हक की जानिब से ये भी कहा गया था कि लोग बगैर तहकीक किए बातें कर रहे हैं, तो मुझ पर सवाल उठे हैं, तो इसलिए मैंने बेहतर समझा कि इस्तीफा ही दे दूं। देखिए वो बात तो बिल्कुल सही है कि सवाल तो उठेंगे, क्योंकि जब टीम परफॉर्म नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है जो टीम के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं और फिर ऐसी टीम सिलेक्ट की गई है कि जो बेंच स्ट्रेंथ है वो भी अनकम्प्लीट है, जबकि अगर दूसरी टीमों का मुवाजना किया जाए पाकिस्तान से तो उनकी जो बेंच के ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो सिर्फ मौके के मुंतज़िर हैं, मौके के इंतजार में, जब उनको मौका मिल रहा है टीम के अंदर वो परफॉर्म कर रहे हैं। इसकी मिसाल हमने ऑस्ट्रेलिया की टीम में देखी, जो उनके ट्रेस वेट थे, उनको पहले मैच के अंदर ही सेंचुरी मारती। मोहम्मद शामी बेंच के ऊपर बैठे हुए थे, जब उनको मौका मिला उन्होंने पहले मैच में 5 विकेट ले ली। लेकिन हमारी बेंच स्ट्रेंथ क्या है कि जिस खिलाड़ी को हम खिलाते हैं वो एक्सपोज हो जाता है, वो 10 ओवर के अंदर 70 रन दे देता है। जो बैटर्स हैं वो खेलने बातें अगर अनफिट हो जाता है तो उसकी एब्सेंस के अंदर जो प्लेयर है ऑल्टरनेट जो बेंच के ऊपर बैठे हैं वो इस काबिल नहीं है वो टीम को अच्छा काम कर सके। बॉलर के अंदर इस तरह की काबिलियत है, ऐसे इनके ऊपर प्रेशर तो जरूर था और जाहिर सी बात है उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया और अपनी गलती को तस्लीम किया। जो उन्होंने टीम सिलेक्ट की थी उसको उन्होंने माना और ठीक है जाहिद कुफार हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब ने। हारून साहब बहुत शुक्रिया। हारून साहब, इंज़मामुल हक की जानिब से इस्तीफा दे दिया गया है, इससे पहले भी मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद इस्तीफा सामने आया और इनकी जानिब से ये कहा गया कि बगैर तहकीक किए लोग बातें करें तो बेहतर यही लगा कि इस्तीफा दे दूं। क्या कहेंगे आप, मामला क्या है असल में? मेरे अपने नज़दीक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंतजाम के ऊपर जिस किस्म की बातें हो रही थी, जैसे ही आज मेरे ऊपर भी वो आया था, मैंने भी इंतजाम को कहा था तो आए वो ओपन में और आके बताया कि क्या फैक्ट्स हैं क्या नहीं है। सो आप अननेसेसरी एज ए चेयरमैन आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं तो आपके ऊपर कौन कॉन्फिडेंस करेगा। इंतजाम जैसा ग्रेट प्लेयर भी अगर आपके सामने आके कुछ बातें कुछ करते हैं और बाद में आप कहते कुछ और हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, तो आई थिंक इंतजाम ने ये सारी चीज़ों को देखते हुए उसने जो फैसला किया होगा, अगर ये कंफर्म रिपोर्ट्स हैं तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आई थिंक इंतजाम को पूरी तरह क्लियर करके जाना चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैंने की थी और इसके अलावा इसके किसी और का इसमें हाथ नहीं था। क्योंकि जब टीम सेलेक्ट होती है ना तो चेयरमैन के साथ कैप्टन बैठा हुआ होता है, कोचेज बैठे हुए होते हैं और उसके अगर सिलेक्टर साथी हैं वो बैठे हुए होते हैं, वो डिसाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना और उसके बाद चेयरमैन से अप्रूवल लेते हैं। जब चेयरमैन अप्रूवल दे देता है तो तब जाके टीम अनाउंस होती है। तो ये तो बेसिक चीज है और ये चेयरमैन सब आके कुछ और बातें कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि टीम मैंने अप्रूव की थी। वो कैसे कह सकते हैं कि मैंने, यानी मेरा इन्होंने नाम लिया था, मैं तो जून में चला गया तो मैंने इनको तो कोई टीम सबमिट नहीं की, तो इन्हें कौन सी चीज अप्रूव करनी थी। तो उनकी जानिब से ये भी कहा गया था कि प्लेयर्स एजेंट की कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, मतलब ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान भी मालकान में शामिल है। ये तो मैं अभी फील करता हूँ कि ये जो है ना ये फैब्रिकेटेड न्यूज अभी उस वक्त तक लगेगी या रहेगी जब तक कोई चीज प्रूव नहीं हो जाती।
लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बातें हो रही हैं ना, वो इस वक्त जिसको कहना चाहिए स्पेकुलेशन की हद तक है। आप अगर कोई भी डॉक्यूमेंट ला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी का हमें नहीं पता ना। जब ये इंक्वायरी होगी तो उसके बाद ही सारी चीजें सामने आएंगी। तो मेरे अपने नजदीक अभी ये प्री मेच्योर है, इसके ऊपर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन इंतजाम को इसको भी क्लियर करना चाहिए। ऐसी कोई चीज अगर है तो मेरे अपने नजदीक सिर्फ रिजाइन करके चले जाना इंतजाम के लिए ठीक नहीं है। इंतजाम आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उसमें सारी चीजें बताए। बिल्कुल, ताकि पहले चीजें क्लियर की जाती हैं, उसके बाद अगर लोग फिर भी ना मानते तो फिर इस रेजिग्नेशन का फैसला किया जाता। बिल्कुल ठीक है, तो अब आपको क्या लगता है अब सिचुएशन किस जानिब जाएगी? अब क्या वो कभी भी इस चीज को क्लियर नहीं कर पाएंगे? क्या वक्त के साथ साथ चीजें क्लियर होंगी? नहीं, करनी चाहिए उनको। देखें, बीइंग ए लेजेंड, यानी इससे बड़ा नाम तो कोई नहीं हो सकता ना, इंतजाम से बड़ा नाम। बिल्कुल, तो उसको डेफिनेटली उसको क्लियर करना चाहिए। दूसरा, मैं अब एक चीज करूंगा ना, आप ये देखें कि आप टाइमिंग्स देखें। वर्ल्ड कप का, अभी पाकिस्तान का वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ जी। मुझे सिर्फ अफसोस इस बात पे है कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप अभी खत्म नहीं हुआ। 4 मैच, अभी जो जितने भी मैचेस बाकी हैं, पाकिस्तान अगर वो जीत लेता है तो किसी ऐसी पोजीशन पे खड़ा होगा जहां नेक्स्ट रन रेट डिसाइड करेगा चौथी टीम का। तो आपने एक ऐसे वक्त में प्री मेच्योरली, अब पाकिस्तान देखें, पिछला मैच बहुत अच्छा खेला है। आप उसके अगले जो मैचेस हैं वो बांग्लादेश से हैं जो अच्छा नहीं खेल रही, न्यूजीलैंड से है जो अच्छा नहीं खेल रही, इंग्लैंड से जो अच्छा नहीं खेल रही। तो इस बात से बहुत ज्यादा इम्कानात हैं कि पाकिस्तान ये तीनों मैचेस जीत ले, और पाकिस्तान तीनों मैचेस जीत के अगर एक ऐसी पोजीशन पे आगे कम से कम खड़ा हो जाएगा तो क्या दूसरी टीमों के ऊपर नीचे अगर कोई चीज होती है तो पाकिस्तान का चांस बन सकता है सेमीफाइनल में जाने का। इसमें मुझे अफसोस हो रहा है कि ये चेयरमैन साहब ने जो इतना आके जो ये कर दिया, पैनिक फैला दिया, और मुख्तलिफ मीडिया के जरिए कभी कोई मैसेज चला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी इंटरव्यू में आके कह रहे हैं कि जी हारून रशीद ने टीम सेलेक्ट की थी, तो वो समझ में नहीं आया मुझे। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। वर्ल्ड कप चल रहा है और इस दौरान इतनी कयास सराहियां की जा रही थी। पहले बाबर आजम की कैप्टनसी को लेकर बातें हो रही थी, अब इंजमाम उल हक के ऊपर ये नाम लगा, मोहम्मद रिजवान भी दरमियान में, उनका नाम भी दरमियान में शामिल किया गया। तो ये तमाम आपने बिल्कुल सही कहा कि जो सूरत हाल पैदा कर दी गई है, इसको मतलब कि वर्ल्ड कप के बाद करना चाहिए था, क्योंकि खिलाड़ियों पर भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है और उस चीज़ का शायद इंपैक्ट पड़ा भी अच्छा खासा उनके ऊपर। और अब जिस तरीके से उन्होंने रिजाइन दे दिया है, चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ को थमा दिया, तो इससे अब चीज़ें कहाँ पर जाती है आप देख रहे हैं? नजदीक तो बहुत ज्यादा मसला ये है कि इंतजाम को तो सबसे पहले चेयरमैन के साथ ये टेकअप करना चाहिए था कि आपने जो बातें की हैं ये आपने मुझसे तो कभी बात की नहीं। आपसे जो बात ही करनी थी पहले मुझसे तो बात करते, मुझसे बात करके मेरे से क्लैरिफिकेशन लेते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं चीफ सिलेक्टर हूँ तो अगर मैं कोई ऐसी चीजें सुन रहा हूँ या चेयरमैन पहले चीफ सिलेक्टर को बुलाएगा ना कि भाई आपके बारे में ये बातें हो रही हैं, ये हो रही हैं, मैं ये बिल्कुल आपने सही कहा हारून रशीद साहब, आपका पॉइंट भी हमारे पास आ गया। बहुत शुक्रिया अपनी कीमती राय देने के लिए। साबिक चीफ सिलेक्टर हमारे साथ मौजूद थे, इसके अलावा हमारे नुमाइंदे भी हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, पाकिस्तान नामा से आज के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।